अमेरिका मिल्वॉकी 22 जुलाई 1991 रात के करीब 11 बजे जब दो पुलिस ऑफिसर हर दिन की तरह अपनी पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं तब उन्हें एक आदमी दिखाई पड़ता है। ये आदमी भाग रहा था, इसके एक हाथ में हथकड़ी बंधी हुई थी और ये चिल्ला रहा था कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और तो और ये आदमी सिर्फ अंडरवेयर में था। पुलिस वाले गाड़ी को इसकी तरफ घुमाते हैं और इसे पूछते हैं क्या हो गया। तब ये आदमी रोने लगता और गिड़गिड़ाने लगता कि साहब मेरे साथ चलिए, वो आदमी मुझे मारने वाला था, उसको अरेस्ट कर लीजिए। जिसके बाद पुलिस वाले इस आदमी को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और ये उन्हें ले आता है 25th स्ट्रीट के 924 अपार्टमेंट में। ये वहाँ पर पुलिस वालों को लेकर जाता है रूम नंबर 213 में। अब पुलिस वाले इस रूम का दरवाज़ा खटखटाते हैं और थोड़ी देर बाद अंदर से एक 25 से 30 साल की उम्र का आदमी दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलते ही बहुत ही गंदी बदबू बाहर आती है। वो बदबू ऐसी थी मानो वहाँ पर कई सारे मरे हुए जानवर सड़ रहे हों। इस आदमी को देख के वो अंडरवेयर वाला आदमी पुलिस वालों के पीछे छुप जाता है और डर से कांपने लग जाता है। खैर पुलिस वाले उस आदमी से पूछते हैं कि तुमने इसको हथकड़ी क्यों बांधी। तो वो पुलिस वालों को बताता है कि हम होमोसेक्सुअल हैं और मजे लेने के लिए हमने मजे मजे में हथकड़ी बांधी थी। जिस पर पुलिस वाले कहते हैं कि अच्छा ठीक है, फिर इसकी चाबी कहाँ है। तो वो आदमी बताता है कि ये मेरे बेडरूम में है, रुको मैं अभी लाता हूँ। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि रहने दो, मैं ही ले आता हूँ। जिसके बाद पुलिस वाले कमरे के अंदर अपने कदम रखते हैं और कमरे के अंदर पुलिस वालों को बड़ी अजीब चीजें दिखाई देती हैं। इस आदमी के रूम में कई सारे आदमियों के पोस्टर लगे हुए थे। इसका कारपेट कई जगहों से मैला हो रखा था और लाल हो रखा था, बल्कि इसके किचन में कई सारे बर्तन पड़े थे जिन पर लाल रंग लगा हुआ था। लेकिन पुलिस वाले इन सभी चीजों को नजरअंदाज कर रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका ड्यूटी का टाइम अभी पूरा हो चुका था 12 बजे। तो वो बस इस रूम को चेक करके अपने घर पर वापस जाना चाहते थे। खैर वो पुलिस वाले इस आदमी के बेडरूम में स्टेप रखते हैं और यही वो जगह थी जहां से मेनली सारी बदबू बाहर आ रही थी। इस रूम में पुलिस वालों को एक बड़ा सा नीले रंग का टैंक दिखाई देता है जिसका ऊपर से ढक्कन बंद था और इस टैंक के अलावा वहां पर और कई सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े बॉक्सेस रखे हुए थे। साथ ही साथ इस आदमी के बेड के गद्दे पर भी कई सारे लाल रंग के धब्बे थे। लेकिन फिर वही बात, ये पुलिस वाले इन सबको भी नजरअंदाज कर देते हैं। उन्हें बेड के सिराने पर हथकड़ी की चाबी दिखाई देती है, वो उसे उठाते हैं। लेकिन बेड के सिराने की ड्रॉर पहले से ही खुली हुई थी और उसमें कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई थी जो इन पुलिस वालों का ध्यान आखिरकार खींच लेती हैं। इसमें कुछ बड़ी अजीब सी फोटोज थी जो कि पुलिस वालों को शुरू में पहचान में नहीं आती है कि ये किस चीज की फोटोज हैं। तो पुलिस वाला उन सभी फोटोज को उठा लेता है और उन्हें ध्यान से देखने लगता है। फोटोज को ध्यान से देखने के बाद वो एकदम से अपने दूसरे साथी की ओर चिल्ला पड़ता है कि इसको पकड़ो, भागने मत देना। वो फोटोज एक्चुअली उसी रूम की थी और इन फोटोज में कई सारे आदमी थे जिनके दिल और प्राइवेट पार्ट्स जैसे अंगों को काट कर उनके साथ इस आदमी ने फोटो ले रखे थे। और पुलिस वाले जो ये सोच रहे थे कि ये तो शायद कोई आम सा आदमी है, वो एक्चुअल में इस सदी का सबसे भयानक सीरियल किलर था, जेफरी डामर द कैनिबल। ये केस जब मैं पढ़ रहा था तब मेरे दिमाग में बस एक ही लाइन बार बार आ रही थी, Hell is empty and all devils are here। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा अगर कोई सेंसिटिव पर्सन इस वीडियो को देख रहा है तो इस वीडियो को अभी के अभी यहाँ पर स्किप कर दो, कोई और वीडियो जाकर देख लो, क्योंकि इस वीडियो में जो डिटेल्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वे काफी ज्यादा वाहियात होने वाली है। ऐसी ऐसी डिटेल्स और इस आदमी के काम में तुम्हें गिनाने वाला हूँ जो कि शायद ही तुमने किसी मूवी में भी देखे होंगे। इस आदमी पर जिसका नाम जेफरी है, इस पे पहले ही एक नेटफ्लिक्स सीरीज बन चुकी है और तो और कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज और वीडियोस भी बन चुकी है, लेकिन उन सभी ने भी सारे फैक्ट्स को नहीं बताया। तो ये रही हमारी वीडियो और इसीलिए ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है। साथ ही साथ मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें वीडियो में मजा आने वाला है और तुम इस वीडियो को पूरा देख कर ही जाओगे, क्योंकि ये वीडियो एक पूरी मूवी की तरह चलने वाली है। खैर जेफरी डामर को पकड़ लेने के बाद उसके रूम से कुछ इतनी भयानक चीजें सामने आती है कि की पूरी दुनिया सहम जाती है। लोगों की भीड़ 924 अपार्टमेंट को घेर लेती है और इस आदमी को सूली पर चढ़ाने की मांग करने लग जाती है। तो तुम लोग सोच रहे थे कि ऐसा क्या राज निकल रहा था जेफरी के रूम से, तो अभी बताता हूँ उस रात उसको पकड़ लेने के बाद क्या हुआ। वे दोनों पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में कॉल करके सबको अलर्ट कर देते और वहां पर बुला लेते हैं
कई सारी पुलिस की गाड़ियां वहां पर आ जाती है और उस अपार्टमेंट को घेर लेती हैं और लोगों की भीड़ का भी जमघट लगना वहां पर शुरू हो जाता है। इस भीड़ में कई सारी खुसर पुसर होने लगती है कि मैंने तुमको कहा था, ये ऐसा है, ये वैसा है। इस फ्लोर पर हमेशा बदबू उठी रहती थी, कई बार इससे कई आदमियों की आवाज आती थी, ग्राइंडर की आवाज आती थी, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर, पुलिस वालों को जेफरी के रूम में सभी बॉक्सेस में कई सारे मिलते हैं जिनको उसने सजा कर रख रखा था। इसके अलावा पुलिस वालों को वहां पर ओवन में, फ्रिज में और कई जगहों पर कई सारे बालों के गुच्छे, उसके विक्टिम्स के पार्ट और हर्ट तक मिलते हैं जिनको उसने प्रिजर्व करके रख रखा था। यहाँ तक कि जेफरी ने अपने कई सारे विक्टिम्स की चमड़ी तक को, स्किन को भी प्रिजर्व करके रख रखा था। पुलिस जेफरी के रूम से एक बड़ा नीले रंग का टैंक निकालती है, लेकिन अब सवाल आता है कि इस टैंक में क्या था। इस टैंक में उसके अलग अलग विक्टिम्स के अलग अलग बॉडी पार्ट्स थे जिनको इस आदमी ने केमिकल्स के साथ गलाने के लिए उस टैंक में रख रखा था। इसके अलावा पुलिस वालों को जेफरी के रूम में एक बड़ी सी अजीब सी ड्राइंग दिखाई देती है। ये ड्राइंग काफी क्रीपी थी और इसकी डिटेल्स जानकर तो तुम शॉक हो जाओगे। इस ड्राइंग के बारे में लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अब दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर जेफरी ने ये सब किस लिए किया और इसके पीछे इसका क्या मोटिव था और ऐसा उसके साथ क्या बीता था जो ऐसा ये सब कुछ कर रहा था। तो अब एक मूवी की तरह मैं पूरी कहानी को शुरू से शुरू करता हूं और मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं जेफरी डामर द मॉन्स्टर। अमेरिका, मिल्वॉकी, यहाँ पर रहता था एक छोटा सा परिवार जिसमें शामिल थे लायनल डामर, उनकी पत्नी जोइस डामर और उनका 6 साल का बच्चा जेफरी डामर। जेफरी का पिता लायनल एक केमिस्ट था, तो वो केमिकल से रिलेटेड स्टडीज और रिसर्चेज वगैरह करता रहता था और उसे केमिकल्स की इसलिए बहुत ही ज्यादा जानकारी थी। और लायनल की पत्नी जोइस सोशल सर्विसेज में काम करती थी। अब इनकी फैमिली हर फैमिली की तरह एक नॉर्मल फैमिली थी और इनकी फैमिली में बस एक ही दिक्कत थी तो बस झगड़े की। लायनल और जोइस का हर टाइम झगड़ा होता रहता था। वो छोटी छोटी बातों पर झगड़ते रहते थे और जोइस डिप्रेशन में रहती थी। एक्चुअल में जोइस का एंजाइटी और नर्वसनेस का एक डॉक्टर से इलाज चल रहा था, इसलिए उसे कई सारी दवाइयां खानी पड़ती थी और वो हर टाइम इल्यूजन से में रहती थी, इसलिए उनके झगड़े होते रहते थे। खैर, बात करें जेफरी की तो वो एक इंट्रोटाइप बच्चा था और शायद उसके इंट्रोवर्ट होने के पीछे का कारण ये झगड़े ही थे। वो अपने स्कूल टाइम में एक भी अच्छा फ्रेंड नहीं बना पाता है और ना ही कभी टीचर से अच्छे से बात करता था, और ये मैं बात कर रहा हूँ 1960s की। खैर, ऐसे उनके घर के हालात चल रहे थे, लेकिन एक बार क्या होता है कि उनके घर में बहुत सारी बदबू फैल जाती है। ये बदबू थी शायद किसी जानवर के मरे होने की, जिसके बाद जेफरी के पिता ढूंढने लग जाते कि क्या कहीं पर कोई जानवर मरा पड़ा है, और ऐसे कर करके वो आ जाते अपने घर की बाउंड्री पर जहाँ पर एक गड्ढा या एक छोटी सी जगह मान लो जहां पर उन्हें एक मरा हुआ जानवर मिलता है। अब जेफरी के पिता सोचते इसे कहीं पर दफना दूं, लेकिन जेफरी अपने पिता से पूछने लग जाता है इसके अंदर क्या है, और जेफरी के पिता ये सोचते कि शायद इसे बायोलॉजी पढ़ने के लिए मन में क्यूरियोसिटी हो रही है। इसलिए अब जेफरी के पिता क्या करते हैं, वो इस मरे हुए जानवर को अपने बेसमेंट में लेकर जाते हैं। और जेफरी के पिता क्योंकि एक केमिस्ट थे, इसलिए उनके पास सारे औजार पहले से ही मौजूद थे काटने छाटने के लिए। जिसके बाद जेफरी के पिता उस मरे हुए जानवर के ऑर्गन्स वगैरह निकाल कर जेफरी को दिखाते कि ये इसका हार्ट है, ये लंग्स है, ये यहाँ पर होता है, ये वहां पर होता है। जेफरी के पिता ये सोच रहे थे कि इसे शायद इसके ऑर्गन्स में दिलचस्पी है अपनी पढ़ाई के लिए, लेकिन जेफरी जो कि छोटा सा था उसे सिर्फ इसके काटने छाटने में इंटरेस्ट था कि कैसे कैसे उसके फादर ने उसकी स्किन को काट डाला और ऑर्गन्स को काटा। हाँ, ये एक छोटे बच्चे के लिए थोड़ा सा अजीब सा होना चाहिए था, लेकिन जेफरी को उसमें मजा आ रहा था। और यहाँ से जेफरी को कुछ ऐसी चीज मिलती है जिसमें उसको जेन्युइनली इंटरेस्ट था, बाकी सभी चीजों को छोड़कर। जिसके बाद तो जैसे जैसे बड़ा होता जाता वो सभी मरे हुए जानवरों को अपने बेसमेंट में उठा लाता और खुद ही उनकी काट छाट करता था, क्योंकि उसको उसमें मजा आता था। खैर, ऐसे करके टाइम बीतता है और वो करीब 13 से 14 साल का हो जाता है, और तब जाकर उसे रियलाइज होता है कि उसका लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उसका लड़कों में इंटरेस्ट था, क्योंकि वो एक होमोसेक्सुअल था। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी उसकी लड़कों में दिलचस्पी भी बढ़ती जा रही थी। तो एक बार क्या होता कि पार्क में वो एक लड़के के साथ खेल रहा होता है जो उसकी ही उम्र का था, मतलब कि दोनों बच्चे थे। वे दोनों एक ट्री हाउस में चढ़ जाते और वहां पर खेलने लगते हैं, और वहां पर जेफरी पहली बार एक लड़के को किस करता है, मतलब कि अपने उस दोस्त को, और वो उसी ट्री हाउस में उसके साथ सोने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है जिससे उसकी काफी बदनामी होती है। और उधर जेफरी का जानवरों को काटने छाटने का ऑब्सेशन बढ़ता जा रहा था,
अब वो कई बार जिंदा चीजों को भी पकड़ लाता था और उनको काटता छाटता था। वो एक बार तो एक पिग के बच्चे को भी उठा लाया था, जिसको उसने फिर मारा और उसकी बॉडी में काट छाट की। वो उसके अंगों में हाथ डालता था, जिसको वो फिर फील करता था। उसका इस मांस के साथ इतना लगाव था कि वो कई बार ये सोचते हुए कि मांस के अंदर मैं कैसे कैसे उंगली डाल रहा हूं और कैसा कैसा मांस होता है, ये सोचते हुए वो मास्टरबेट करता था। जेफरी को इन सब में एक्साइटमेंट फील होती थी और ना ही उसका कोई दोस्त था, इसलिए उसको कोई समझाने वाला भी नहीं था कि ये सब गलत है, ये अनएथिकल है। खैर, अब बात करते हैं जब वो करीब 17 से 18 साल का हो जाता है। अब जेफरी के माता पिता के झगड़े काफी ज्यादा बढ़ चुके थे और डिवोर्स तक बात आ चुकी थी, इसलिए घर पर ज्यादातर जेफरी अकेला ही रहता था और दोनों माता पिता अक्सर बाहर ही रहते थे। अब क्या था कि उनका घर एक ऐसी जगह पर था जहां आसपास कोई घर नहीं था और पास ही में एक रोड था जहां पर अक्सर ही कोई आता जाता रहता था। लेकिन जेफरी नोटिस करता है कि वहां पर एक आदमी कई दिनों से जॉगिंग के लिए सुबह सुबह आता जाता रहता है। उस आदमी की फिजिक काफी अच्छी थी, जिससे जेफरी अट्रैक्ट हो रहा था। जेफरी बताता है कि वो उससे प्यार में अट्रैक्ट नहीं हो रहा था, बल्कि बस उसके बदन के लिए अट्रैक्ट हो रहा था। वो उस आदमी की बॉडी को छूना चाहता था, वो उसके साथ सोना चाहता था। जेफरी की इस आदमी की बॉडी को छूने के लिए इतनी प्यास बढ़ चुकी थी कि वो जिंदगी में पहली बार किसी आदमी पर अटैक करने का प्लान बनाता है। प्लान ये था कि उसको किसी तरह से बेहोश करना है और उसके साथ सोना है। और इस टाइम पर जेफरी ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि उसको कुछ भी हर्ट होने देना है, मतलब बस उसके साथ सोना है। तो वो अगले दिन क्या करता है, उस रास्ते में एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और वेट करता रहता है कि कब वो आदमी आएगा। लेकिन फॉर्चुनेटली वो आदमी वहां पर नहीं आता है, जिससे जेफरी का ये प्लान बर्बाद हो जाता है। और ये था जेफरी का पहला प्लान अटैक, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। खैर, इसके बाद थोड़ा सा टाइम और बीतता है और उसके माता पिता ने डिवोर्स ले लिया था। दोनों के दोनों अलग अलग कहीं होटल में रह रहे थे और जेफरी 18 से 19 साल का घर पर अकेला ही रहता था। अब जेफरी अकेला रहता था, इसलिए उसने काफी ज्यादा ड्रिंक करना शुरू कर दिया था और वो ज्यादातर टाइम घर पर नशे में ही धुत पड़ा रहता था। खैर, एक बार क्या होता कि उनके टाउन में एक कॉन्सर्ट हो रहा था, तो टाउन की अलग अलग जगह से लोग वहां पर जा रहे थे कॉन्सर्ट को ज्वाइन करने के लिए। अब ऐसे ही जेफरी अपने घर के गार्डन में बैठा होता है, तब उसे दिखाई देता है कि एक आदमी जो कि हट्टा कट्टा था और उसने शर्ट भी नहीं पहन रखी थी, वो चलता हुआ उसके घर की तरफ आ रहा है। दरअसल इस आदमी का नाम था स्टीवन हिक्स और ये कॉन्सर्ट में जा रहा था। स्टीवन को कॉन्सर्ट का रास्ता नहीं पता था, इसलिए वो जेफरी के पास उसको पूछने के लिए आता है कि क्या तुम्हें रास्ते का पता है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जेफरी के घर के आसपास कोई भी और घर नहीं था, तो उसके घर के आसपास कोई भी और आदमी नहीं था सिवाय स्टीवन हिक्स के। अब जेफरी ये सोचता है कि ये तो सबसे अच्छा मौका है, यहाँ पर तो कोई आदमी भी नहीं है और इस आदमी की फिजिक कितनी अच्छी है, ऊपर से इसने शर्ट भी नहीं पहन रखी, यही मौका है इसके साथ करने का। अब इसीलिए स्टीव जब जेफरी से रास्ता पूछता है, तब जेफरी उसको घर में बैठ के बियर पानी वगैरह पीने को ऑफर करता है। स्टीव भी सोचता है कि वो इतनी देर से चलता आ रहा है, तो चलो पानी वगैरह ही पी लेता हूँ। वो दोनों बैठते हैं, बातें करते हैं। अब स्टीव तो होमोसेक्सुअल था नहीं, इसलिए उसका जेफरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो उसको बार बार कहता रहता है कि अब चलो टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ। इसलिए वो क्या करता है, वो एक डंबल की रोड को उठाता है और स्टीव के सर में मार देता है, जिससे स्टीव की वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। और जेफरी तो बस ये चाहता था कि ये बस बेहोश हो जाए और मैं इसकी बॉडी को छू लूं। लेकिन जेफरी पहली बार गलती से किसी का मर्डर कर देता है, जिसके बाद वो डर जाता है और नर्वसनेस में उसकी बॉडी को इधर उधर लेकर जाता है और कहीं पर छुपाता है। लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद सोचता है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, जिसके बाद वो बॉडी को फिर से निकाल कर लाता है। फिर जेफरी स्टीव की बॉडी को छूता है, उसके सामने मास्टरबेट करता है, जिसके बाद जेफरी स्टीव के साथ भी वही करता है जो वो पहले जानवरों के साथ करता था, मतलब कि वो उसकी बॉडी को काटता है और उसके अंदर अपने हाथ वगैरह को चलाता है। एक तरीके से वो उसकी अंदर से बॉडी को फील कर रहा था और साथ साथ मास्टरबेट कर रहा था। अब इस सब के बाद उसे इस इंसानी बॉडी को ठिकाने लगाना था, इसलिए जेफरी पहली बार एक इंसान के टुकड़े टुकड़े करता है। और ये सब करते हुए जेफरी को कोई नर्वसनेस महसूस नहीं होती है। फिर जेफरी इन टुकड़ों को गार्बेज बैग में डालता है और अपनी गाड़ी के डिग्गी में रख देता है और रात के करीब 3 बजे अपनी गाड़ी को ड्राइव करके किसी घाटी की ओर ले चलता है। लेकिन रास्ते में पुलिस वालों को उसकी गाड़ी दिख जाती है और उसे वो रुकवा लेते हैं। वो उससे पूछने लग जाते, तुम इतनी रात को कहाँ पर जा रहे हो। तब जेफरी बिना नर्वस हुए पुलिस वालों को कहता है कि जी मेरे माता पिता डिवोर्स ले रहे और मैं घर पर अकेला था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा चलो गार्बेज को ही फेंक आता हूँ।
अब पुलिस वाले गाड़ी की डिग्गी को चेक करते हैं, उसमें गार्बेज बैग पड़ा था और जेफरी ने इतनी अच्छी स्टेटमेंट दी थी बिना नर्वस हुए कि वो उसको सच मान लेते हैं। और ये था पहली बार जब जेफरी पुलिस वालों को चकमा दे देता है, जिसके बाद वो बॉडी के टुकड़ों को घाटी में फेंक कर घर पर वापस आ जाता है। थोड़े दिनों बाद जब जेफरी के पिता घर पर आते हैं तो पाते हैं कि जेफरी बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगा है। साथ ही साथ जेफरी के पिता ने अब दूसरी शादी कर ली थी, मतलब अब जेफरी की एक स्टेप मदर थी। तो जेफरी के पिता और उसकी स्टेप मदर ये फैसला लेते हैं कि इसकी ड्रिंक की हैबिट को छुटवाने के लिए इसको आर्मी में भर्ती करवा देते हैं। जिसके बाद जेफरी को आर्मी की मेडिकल लाइन में भर्ती करवाया जाता है, जहां पर वो 8-9 सालों तक रहता है और वहां पर भी दारू पीता है। आर्मी में रहकर जेफरी एक इंसान के बॉडी ऑर्गन्स के बारे में भी जान लेता है और वो कई सारी दवाइयों के बारे में भी जान लेता है जिनसे किसी आदमी को बेहोश किया जा सकता था। साथ ही साथ जब जेफरी छोटा था तब उसके पिता ने उसको ये भी सिखाया था कि कैसे मरे हुए जानवरों की बॉडी को डिकम्पोज किया जाता है केमिकल्स के द्वारा। लेकिन अभी जेफरी को यह नहीं पता था कि ये उसकी जानकारी उसके लिए एक अभिशाप बनने वाली थी, क्योंकि फ्यूचर में वो इन्हीं सभी इंफॉर्मेशन के द्वारा कुछ इतने घटिया काम करने वाला था जिससे पूरी दुनिया सहम गई। अब आर्मी में 8-9 सालों तक रहने के बाद जब उसके सीनियर्स को पता लगता है कि जेफरी बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करता है, इसलिए उसे आर्मी से भी निकाल दिया जाता है। जिसके बाद जब जेफरी घर पर आता है तो जेफरी के पिता जेफरी को उसकी ग्रैंडमा के पास रहने के लिए भेज देते हैं, जो कि किसी दूसरे टाउन में थी। अब अगर जेफरी की इस टाइम पर मेंटल हेल्थ बताऊं तो वो कुछ ऐसी थी कि जेफरी को स्टीव के मर्डर की गिल्ट थी। जेफरी खुद को सुधारना चाहता था, वो अपने आप को होमोसेक्सुअल नहीं बनाना चाहता था। वो चाहता था कि वो एक लड़के की तरह रहे जिसे सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिले, जिसमें वो अपनी ग्रैंडमा की हेल्प लेता है। वो अपनी ग्रैंडमा के साथ चर्च में जाने लगता है, जहां पर वो बैप्टाइज किया जाता है, जिसके बाद वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लगता है। वो चाहता था कि उसके पिता उसको एक्सेप्ट करें। ऐसा कुछ महीनों तक चलता है, लेकिन फिर से सब कुछ खराब होने लगता है और ये सब खराब तब होने लगता है जब वो लाइब्रेरी जाने लगता है। लाइब्रेरी जाने के बाद वो कई सारी ग्राफिक मैगजीन्स पढ़ने लगता है, जहां से उसके अंदर फिर से आदमियों के लिए एक्साइटमेंट आने लगती है। जेफरी के अंदर फिर से तलब उठने लगती है कि वो किसी आदमी को छुए, वो किसी आदमी के साथ सोए। उसकी तलब इतनी बढ़ चुकी थी, इसका अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि एक बार वो एक मॉल में गया हुआ था, जहां पर उसे एक पुतला अट्रैक्टिव लगने लगता है, इसलिए वो उस पुतले को चोरी करने ही सोचता है। यहां तक कि वो उस पुतले को मॉल से चोरी करके अपने घर पर ले भी आता है। जिसके बाद जेफरी कई दिनों तक इस पुतले के जरिए अपनी प्यास को बुझाता है और इसके साथ सोता है। लेकिन जल्दी ही वो इस पुतले से बोर होने लगता है। अब उसे कोई असलियत में कोई चाहिए था जिसको वो खुद से कंट्रोल कर सके, उसके ऊपर डोमिनेंस पा सके और डोमिनेंस के साथ उसका सके। जेफरी को आम पसंद नहीं था, उसको था, जिसमें वो आदमी को जैसे चाहे कंट्रोल कर सकता था। और थोड़े दिनों बाद ग्रैंडमा उसके कमरे में जब जाती है तो वो देख लेती है उस पुतले को बेड पर लेटे हुए और उसे थोड़ा सा अजीब लगता है और वो भी समझ जाती कि उसका बेटा होमोसेक्सुअल है। जिसके बाद ग्रैंडमा उसके पिता को बुलाने की धमकी देती है, लेकिन जेफरी जैसे तैसे अपनी ग्रैंडमा को मनाता है और पुतले के टुकड़े टुकड़े करके गार्बेज में फेंक देता है। अब थोड़े से और दिन बीतते हैं और जेफरी एक चॉकलेट फैक्ट्री में काम करने लग जाता है। वो दिन को काम पर जाता और रात को घर पर अकेला रहता था। उसके जेब में पैसे रहते थे और उसके मन में अभी भी वो तलब थी। तो अब जेफरी क्या करता, वो इस तलब को मिटाने के लिए गे बार में जाने लगता है और यही जेफरी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि यही गे बार बनने वाला था कई सारे आदमियों की मौत का कारण और इसी के कारण बनने वाला जेफरी एक सीरियल किलर। खैर, अब जेफरी कई बार गे बार में जाता था और कई अलग लोगों से मिलता था और ऐसे ही उसकी मुलाकात होती है एक और लड़के से। ये आदमी जेफरी को काफी ज्यादा हैंडसम लगता है और वो आदमी भी इसके साथ को राजी हो जाता है। जिसके बाद ये दोनों जाते हैं एक होटल में, जहां पर ये दोनों हैं। रात बीत जाती है, सुबह होती है और जेफरी उठता है और जेफरी देखता है कि वो हैंडसम लड़का उसी के साइड में मरा हुआ पड़ा है। उसको कई सारी चोटों के निशान थे और उसकी धड़कन भी नहीं चल रही थी। जेफरी को तो ये याद भी नहीं था उसने इसको कैसे मारा और क्यों मारा, लेकिन अभी जेफरी को इस बॉडी को ठिकाने लगाना था। इसलिए जेफरी क्या करता है, वो रूम से बाहर निकलता है और बाहर जाकर एक बड़े से बैग को खरीदकर रूम में लाता है। फिर वो इस आदमी की बॉडी को इस बड़े बैग में डालता है और रूम से बाहर चला जाता है। बल्कि जेफरी को ये आदमी इतना हैंडसम लगता है कि ये इसको अपने घर में स्टोर रूम में ले आता है। जिसके बाद जेफरी इस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। जेफरी को ये आदमी इतना हैंडसम लग रहा था कि वो इसके सिर को अपने साथ रख लेता है और बाकी सभी पार्ट्स को वो एक नीले टैंक में केमिकल के साथ डाल देता है डिकम्पोज होने के लिए। लेकिन इससे भी हैरानी की बात तो ये थी कि जेफरी को इस आदमी से इतना ऑब्सेशन हो चुका था कि वो इसके सिर को अपने साथ फैक्ट्री में भी लेकर जाता है जहां पर वो काम करता था।
लेकिन फिर भी इस पर किसी को कोई शक नहीं होता है। साथ ही साथ अब वो दूसरा मर्डर करने के बाद एक प्रोफेशनल किलर बन चुका था। उसने खुद से सवाल करने छोड़ दिए थे कि ये ठीक है या नहीं है। और थोड़े ही हफ्तों बाद वो फिर से गे बार में जाता है, जहां पर उसे एक और आदमी हैंडसम लगता है और उसको वो अपने घर पर ले आता है। जिसके बाद जेफरी उसकी बियर में कुछ नशीली दवाएं डाल देता है और वो आदमी उसके कमरे में बेहोश हो जाता है। फिर वो इसको मार देता है और इसकी डेड बॉडी के साथ करता है। लेकिन जेफरी इस सब से ही बोर हो जाता है। उसको कुछ नया चाहिए था जो उसको एक्साइटमेंट दे सके। इसलिए जेफरी उसको कई हथियारों से काटता है और उसके अंगों को बाहर निकालता है। जिसके बाद जेफरी उन अंगों की फोटो खींचता है और इस आदमी की बॉडी को भी जेफरी सेम तरीके से डिकम्पोज करता है, मतलब केमिकल में। और जैसे जैसे टाइम बीतता है उसका ये ऑब्सेशन और ज्यादा बढ़ते रहता है और जेफरी कत्ल पे कत्ल करता जाता है। और हर कत्ल में जेफरी वही सेम तरीका अपनाता था, नशीली दवाइयों का। साथ ही साथ जेफरी की एक खास बात थी, वो हर विक्टिम का कुछ ना कुछ सामान या अंग अपने साथ रख लेता था और बाकी सभी चीजों को डिकम्पोज कर देता था। डिकम्पोज तक क्या ही करता था, मतलब अपने रूम में ही रखे रहता था। इस सब के कारण दादी के घर में बदबू फैली रहती थी और दादी भी कहती रहती थी कि तुम ये इतने लोगों को हमारे घर पर क्यों बुलाते हो। लेकिन जेफरी दादी की सारी बातों को अनसुनी कर देता था। पर दादी को यह बदबू और आदमियों का आना रास नहीं आता है और वो जेफरी को घर से निकाल देती है। वो जेफरी को कह देती है तुम कमाने खाने लगे हो, अपने आप रह लो कहीं पर। ये थोड़ा वेस्टर्न में ऐसे ही होता है कि पेरेंट्स घर से निकाल भी देते हैं 18 का होने के बाद। जिसके बाद जेफरी कुछ ऐसी जगह ढूंढता है जहां पर पुलिस की उस पर नजर ना पड़े और वो सेफली लोगों को अपना शिकार बनाता रहे। इसलिए वो रहने लगता है 924 अपार्टमेंट के रूम नंबर 213 में। दरअसल ये एरिया ब्लैक पीपल का था और उस टाइम पर ब्लैक लोगों के साथ रेसिज्म ज्यादा था, इसलिए पुलिस भी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। तो जेफरी को ये जगह अच्छी लगती है जहां पर पुलिस का भी कोई डर नहीं था, इसलिए जेफरी वहीं पर रहने लगता है। पड़ोसियों को भी उस पर शक रहता था कि इसके रूम से बहुत ही ज्यादा बदबू आती है, लेकिन ये कहता था कि चिकन वगैरह सड़ रहा है, या फिर ये कह देता था कि मेरी पेट फिश मर गई है। कहने का मतलब है कि वो बहाने मारकर वहां से चला जाता था और किसी से भी कोई बात नहीं करता था। अब जैसे जैसे जेफरी लोगों को मारते जाता है वो इस सबसे ही बोर होने लगता है। अब वो कुछ और नई चीजें ट्राई करने लगता है। अब वो क्या करता, वो अपने विक्टिम्स के दिल को निकाल कर उसे यूं का यूं खाने लगता। उसका कहना था कि वो दिल को खाकर अपने लवर्स को ये दिखाता था कि वो उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। और ऐसे करके जेफरी का एक तरीका था उनसे कनेक्ट करने का। हाँ पता है अजीब है, पर भाई वो सीरियल किलर है, उसका दिमाग ऐसे ही चलेगा ना। अगर ये सोचता होता कि ये तो गलत है तो वो ऐसा करता है नहीं और ये सीरियल किलर ही नहीं बनता। खैर जेफरी को ये लगता था कि ऐसे करके वो उनसे कनेक्ट करता है और इसीलिए वो उनका दिल तो छोड़ उनके प्राइवेट पार्ट तक खा जाता था। और ये खाकर जेफरी को अंदर से खुशी मिलती थी, उसकी ऑब्सेशन की सेटिस्फैक्शन। और जो चीजें प्राइवेट पार्ट्स, हार्ट, ब्रेन वगैरह उसे अच्छे लगते थे वो उसको अपने फ्रिज वगैरह में प्रिजर्व कर लेता था। जेफरी के पकड़े जाने के बाद लोगों का कहना था कि जेफरी का लक बहुत ही ज्यादा अच्छा था, मतलब वो लकी था क्योंकि वो कई बार पुलिस से बच चुका था। और ऐसा ही इंसिडेंट एक बार और होता है जब वो ऐसे ही गे बार से लोगों को बुला बुलाकर मार रहा था। और अब वो अपने विक्टिम्स को यही कहकर अपने रूम पर लाता था कि वो फोटो खींचने के बदले उन्हें कुछ पैसे दे देगा और जल्दी ही उन्हें अपने घर पर भेज देगा। तो ऐसे ही एक रात जब जेफरी अपने विक्टिम को ढूंढने के लिए घूम रहा होता है तब उसे एक 14 साल का बच्चा दिखाई देता है जो कि उसे हैंडसम लगता है। और साथ ही अब जेफरी को कोई हेजिटेशन भी नहीं होती थी, इसलिए वो सीधा उस बच्चे से जाकर कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मेरे कमरे पर आ जाओ मेरे साथ, मैं बस तुम्हारी कुछ फोटो लूंगा और तुम्हें दोबारा घर पर भेज दूंगा। अब बच्चे को पैसे की जरूरत थी, इसलिए वो जेफरी के साथ उसके घर पर चल पड़ता है। वे दोनों रूम नंबर 213 के अंदर जाते हैं। जिसके बाद जेफरी इस बच्चे के साथ भी वही सेम काम करता है। वो उसको बियर वगैरह में नशीली दवा डालकर पिला देता है। लेकिन जेफरी अब की बार उन पिछली चीजों से भी कुछ वाहियात करने वाला था। अब की बार जेफरी क्या करता है, वो उस छोटे से 13-14 साल का जो बच्चा था जो कि सिर्फ बेहोश था, मतलब मरा नहीं था, जेफरी ड्रिल मशीन से इस बच्चे के दिमाग में धीरे धीरे एक छेद करता है। और बस इतना ही नहीं, इसके बाद भी जब बच्चा नहीं मरता है जेफरी इस छेद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालता है। जेफरी ये सोच रहा था कि मैं इसको कुछ ऐसा बना दूंगा कि ये एक ज़ॉम्बी बन जाए, ये मेरे ही कंट्रोल में रहेगा और जो मैं चाहूं वो इसे करा सकूं। एक्चुअली जेफरी को बेहोश आदमी का रेप में मजा आता था। उसने एक इंटरव्यू में बताया कि उसे ठंडी बॉडीज का रेप करना अच्छा लगता था, मतलब वही मरे हुए लोगों का या बेहोश लोगों का। साथ ही साथ वो अपने विक्टिम्स को हर टाइम बेहोश नहीं रख सकता था, इसलिए उसे कुछ ऐसा करना था कि ये हर टाइम ठंडे रहें
और मैं जब चाहूँ इनका रेप करूं। तो वो सोचता है कि इन्हें कुछ ऐसा बना दूं ना तो ये जिंदा रहे ना ये मरे, और मैं इनको किसी भी टाइम कंट्रोल कर सकूं और इनके साथ कर सकूं। Well, that was something very creepy. लेकिन क्या होता है, ये बच्चा एसिड डालने के बाद भी बच जाता है। जिसके बाद सुबह होती है और जेफरी जब बाहर गया होता है तब इस बच्चे को होश आ जाता है और ये किसी तरह से कमरे से बाहर भाग जाता है। बच्चा बस किसी तरह से चल रहा था, वो गिरने ही वाला था। वो बेहोशी सी की हालत में था, लेकिन लोगों को लग रहा था कि शायद इसने ड्रग ले रखे हैं। खैर, दो पड़ोसी पुलिस को कॉल करके बताते कि ऐसे ऐसे एक बच्चा इनके घर से भागा है। शायद जेफरी इस बच्चे को मारना चाहता था। पुलिस वहां पर आती है, बच्चे से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती है, क्योंकि रिपोर्ट करने वाली 2 ब्लैक गर्ल्स थी और उस टाइम पर रेसिज्म काफी ज्यादा था। और ऊपर से जो ये ब्लैक गर्ल रिपोर्ट कर रही थी वो एक वाइट मैन के बारे में था, मतलब जेफरी के बारे में था। तो पुलिस इस मुद्दे को बिल्कुल हल्के में लेती है। साथ ही साथ बच्चा भी बेहोश होने वाला था, इसलिए वो कुछ भी नहीं बता पाता है। पुलिस वाले उससे पूछताछ कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर जेफरी आ जाता है। वो बताता है कि ये मेरा लवर है और ये 18 साल से ऊपर है, इसने दारू वगैरह पी रखी है, इसलिए ये ऐसा बिहेव कर रहा है। जेफरी इतने अच्छे से सफाई देता है कि पुलिस वालों को उसकी बात पर भरोसा हो जाता है। यहाँ तक कि पुलिस वाले इस बच्चे को लेकर जेफरी के रूम में जाते हैं और इसे काउच पर लेटाकर वापस आ जाते हैं। जिसके बाद जेफरी इस बच्चे के दिमाग के छेद में दोबारा से हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालता है और इस बच्चे की मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भी जेफरी ऐसे करके बच जाता है। तो ऐसे जेफरी बहुत ही ज्यादा लकी था इन क्राइम्स वगैरह में, नहीं तो इतना हो चुका था, पकड़े तो जाना ही था भाई इसको। खैर, इसके बाद भी जेफरी और लोगों को भी विक्टिम बनाता रहता है और अपने कई विक्टिम्स के दिमाग में छेद करके जेफरी उबलता हुआ पानी तक डालता है। मतलब अब क्या कहूं भाई, कितने कितने घटिया लोग हैं इस दुनिया में, इनको जीने का हक भी नहीं है। अब ऐसा टाइम आ चुका था कि जेफरी अब और भी कुछ नया ट्राई करना चाहता था। जेफरी को कुछ और एक्साइटिंग चाहिए था, तो उसके मन में कुछ ऐसी चीजें आ रही थी कि वो कुछ ऐसा बनाए जो कि जेफरी ड्रॉ भी करता है। वो चाहता था कि एक मेज पर कई सारे स्केलेटन्स को रखे जिसके पीछे नीले पर्दे हों और नीले लैंप रखे हो, साथ ही साथ साइड में 2 स्केलेटन्स खड़े हों और जेफरी इन सभी के सामने अपने पार्टनर के साथ मतलब जेफरी ऐसा करना चाहता था भाई, क्या कहें इसको अब। लेकिन फिर वही बात याद आती कि हर कुत्ते का दिन आता है। खैर, जेफरी जब गे बार में गया हुआ था तब उसकी मुलाकात होती है पहली बार ट्रेसी एडवर्ड से। जेफरी इसको भी वही कहानी सुनाता है कि मैं तुम्हारी बस पिक्चर्स खींचूंगा और तुम्हें भेज दूंगा पैसे देकर। ट्रेसी एडवर्ड मान जाता है और इसके साथ रूम में चल पड़ता है। लेकिन अब की बार कुछ अलग होता है। इस आदमी को इसके रूम में से ज्यादा बदबू आ रही थी, इसलिए उसको इस पर शक होने लगता है और इसीलिए ट्रेसी बियर को नहीं पीता है। वो बस एक्टिंग करता है कि उसने पी ली और रख देता है। जिसके बाद वो जेफरी को कहता है कि फोटो खींचो और मुझे पैसे दो। लेकिन जेफरी ट्रेसी को कहने लगता है कि चलो लेटो, मैं तुम्हारे से करना चाहता हूँ। ट्रेसी मना करने लगता है और इसको इस पर शक होने लगता है, क्योंकि जेफरी अपने रूम को कभी भी साफ नहीं करता था। उसके रूम में फ्रिज में बॉक्सेस में स्कल, हर्ट, प्राइवेट पार्ट्स वगैरह ऐसे ही पड़े रहते थे। देर थी तो बस उनको खोलकर देखने की। लेकिन ट्रेसी को तो ऐसे ही इस पर शक होने लगता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है, जिसके बीच जेफरी ट्रेसी को एक हाथ पर हथकड़ी बांध देता है। लेकिन ट्रेसी किसी तरह से जेफरी को चोट मारकर वहां से भाग जाता है और रोड पर चिल्लाते हुए भागता रहता है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जहां पर जाकर उसे 2 पुलिस वाले मिलते हैं और तब जाकर इस भयानक सीरियल किलर की कहानी सामने आती है। जेफरी को 1991 में पकड़ा जाता है, उस पर मुकदमा चलता है और अपराध इतना घिनौना था कि जज को लगता है कि इसको फांसी सजा देना ठीक नहीं होगा। ये तो ऐसे कातिल के लिए बहुत ही कम सजा होगी, इसलिए जेफरी को 9 लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है। और जब जेफरी पकड़ा गया था और इसकी स्टोरी सामने आई थी तब कई लोगों को तो यकीन भी नहीं होता है कि ऐसा भी आदमी एग्जिस्ट करता है। इतना घिनौना, घटिया, ये वर्ड भी छोटे थे इसके सामने। जेफरी ने 17 आदमियों को अपना शिकार बनाया था और यहां तक कि उसका पहला शिकार स्टीव, जिसकी इन्वेस्टिगेशन अब तक चल रही थी कि वो कहां पर गया या फिर उसका मर्डर हुआ, वो जेफरी के पकड़े जाने के बाद पता लगता है कि वो तो जेफरी ने मारा था, स्टीव के गुम होने के करीब 13 साल बाद। जरा सोच कर देखो उनके पेरेंट्स पर क्या गुजरी होगी। और जेफरी के विक्टिम्स में तो 2 ब्रदर्स से सगे भाई, दोनों के दोनों जेफरी का शिकार बने और मर गए।
वो जो मैंने 13-14 साल का बच्चा बताया था वो उन्हीं दोनों भाइयों में से एक था। जेफरी के पिता को भी अपने बच्चे पर यह यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरा बच्चा है जिसने ऐसा किया, बल्कि जेफरी के पिता इस पर तो एक बुक भी लिखते हैं। लेकिन इन सब से भी हैरानी की बात तो ये थी कि जेफरी को जब जेल हो जाती है तब उसके पास कई सारे फैन लेटर्स आते हैं जिसमें कई सारे लोग जेफरी को अप्रिशिएट कर रहे थे, उसको एंजल बता रहे थे। और इससे ही बड़ी बात तो ये थी कि जेफरी के लिए कई सारे लोगों ने डोनेशन दी। डोनेशन का टोटल अमाउंट $1,00,000 से भी ऊपर था। जेफरी जेल में दोबारा से बैप्टाइज होता है और एक अच्छी लाइफ के लिए एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब एक अच्छा आदमी बनने को खुद से एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन 28 नवंबर 1994 को जेल में जेसी एंडरसन उसको मार देता है और ऐसे करके एक भयानक सीरियल किलर का अंत होता है। इस आदमी के लिए कुछ वर्ड कमेंट जरूर करना, मैं देखना चाहता हूं कमेंट्स में। साथ ही साथ इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत लगाई है और तुम मेरा सेटअप तो देख ही सकते हो, इसलिए मुझे हेल्प करना चाहते हो तो मैं अपनी यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां पर डोनेशन दे सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें केस साइट को।